कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। करीब आधे घंटे बाद परी तैयार होकर नीचे हॉल में सबके पास आई। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। परी सबसे पहले अपने बाबा साहब के पास जाकर उन्हें गुड मॉर्निंग विश की। फिर सामने बैठी रानी साहिबा को गुड मॉर्निंग विश की। परी अपने भाई साहब को, मान को भी गुड मॉर्निंग विश की। तब तक तेजस्विनी भी वहां आकर सबकी तरफ देखते हुए एक साथ सबको गुड मॉर्निंग विश की। सभी डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता स्टार्ट करने वाले थे कि तभी किसी की आवाज़ गूंज उठी। हेलो एवरीवन। एक लड़की की आवाज़ सबके कानों में पड़ी। इस आवाज़ को सुनते ही किसी की आंखों में खुशी की चमक आ गई तो किसी की आंखों में गुस्से के भाव थे। परे की सौतेली माँ यानी कि निहारिका जी सामने खड़ी लड़की को देख खुशी से मुस्कुरा उठी। सामने खड़ी लड़की जिसने रेड कलर का शॉर्ट ड्रेस पहन रखा था, अपने बालों को कर्ली किए हुए खुला छोड़ रखा था, चेहरे पर ढेर सारा मेकअप लगा रखा था। उसने पैरों में हाई हील्स पहने हुए बड़े ही अदा के साथ चलकर महल के अंदर आई। निहारिका जी आगे बढ़कर जल्दी से उस लड़की के पास गई और उसे अपने गले से लगाकर बोली, ओ माया बेटा, आप आ गए। मैं बहुत खुश हूँ आपको यहाँ देख करके। सामने खड़ी लड़की जो कोई और नहीं माया थी, वो भी निहारिका जी के गले लगकर बोली, आई एम सो हैप्पी टू सी यू आंटी। निहारिका जी प्यार से मुस्कुराते हुए माया के गालों को सहला दी। वहीं डाइनिंग टेबल पर बैठी तेजस्विनी माया को घूर कर देख रही थी। परी के चेहरे पर भी कोई भाव नहीं थे। तेजस्विनी माया को घूर कर देखते हुए धीरे से बड़बड़ाई, आ गई चुड़ैल। परी तुरंत ही तेजस्विनी के हाथ पर हाथ रख उसे चुप रहने का इशारा की, जिससे तेजस्विनी अजीब सा मुंह बना ली। वहीं डाइनिंग टेबल पर बैठे मान के चेहरे पर इरिटेशन के भाव थे। राजा साहब के भी चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। निहारिका जी अपने साथ माया को लिए हुए डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गई। माया जाकर पहले राजा साहब यानी अभियन जी को हेलो बोली। अभियन जी भी ज़्यादा कुछ नहीं बोले, बस माया को देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिए। फिर माया सबसे पहले परी और तेजस्विनी के पास गई, फिर उन दोनों को हेलो किया। तेजस्विनी ने मुंह बनाकर हेलो कहा, लेकिन परी ने मुस्कुराकर हेलो कहा। माया बेटा आओ, यहाँ बैठो और सबके साथ ब्रेकफास्ट कर लो। निहारिका जी मुस्कुराकर माया से बोली। फिर माया वहीं मान के बगल वाली चेयर पर जाकर बैठ गई। मान अपने बगल में माया को बैठे देख गुस्से से उसे घूरा और झट से चेयर पर से उठ गया। मान को ऐसे अचानक चेयर से उठते देख सभी लोग चौंक गए। तभी मान बिना किसी की परवाह किए परी की तरफ देखकर बोला, गुड़िया तुम इधर आकर बैठो। परी मान की बात सुन बिना कुछ बोले अपनी चेयर पर से उठी और मान के चेयर पर जाकर बैठ गई। मान परी की चेयर के पास आकर बैठ गया। माया को मान का इस तरह से बिहेव करना बहुत ही ज़्यादा इंसल्टेड फील हुआ, पर वो कुछ नहीं बोली। वहीं निहारिका जी को भी मान का ये करना बहुत बुरा लगा। वो गुस्से से बौखलाई हुई थी, पर वो कुछ बोल नहीं सकी। तभी अचानक ही मान का मोबाइल बज उठा। वो अपना मोबाइल लिए तुरंत चेयर पर से उठा और वहाँ से दूसरी तरफ जाने लगा कि तभी उधर से आ रही एक लड़की से टकरा गया। दोनों के अचानक टक्कर होने से वो लड़खड़ाकर गिरने वाले थे कि तभी मान खुद को संभाला और तुरंत उस लड़की की कमर में हाथ डाल उसे भी संभाल लिया। वो लड़की जिसने डर से अपनी आंखों को बंद कर रखा था, उसका एक हाथ मान के सर को पकड़ा हुआ था। वहीं मान की नजरें तो उस मासूम लड़की के खूबसूरत चेहरे पर ही टिक गए। गोरा सुंदर चेहरा, काले घने लंबे बाल, पतली सी गुलाब की पंखुड़ियों की तरह गुलाबी होठ, तितली के पंखों जैसी फड़फड़ाती हुई पलकें मान को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे। तभी कुछ सेकंड बाद उस लड़की को एहसास हुआ कि वो नीचे नहीं गिरी है, तो वो धीरे धीरे अपनी आंखों को खोली। मान उस लड़की की बूढ़ी आंखों को देखकर और भी ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगा। वो लड़की भी एक सेकंड के लिए मान के हैंडसम फेस को देखती ही रह गई, पर जल्द ही वो अपने सेंस में आई और खुद को संभाल कर खड़ी हो गई। खड़ी होने पर भी मान की नज़रें उस लड़की पर ही थी। तभी पीछे से एक तीखी आवाज़ मान और उस लड़की के कानों में पड़ी, त्रिसा ये क्या तरीका है, सामने से देख कर नहीं चल सकती तुम। माया गुस्से से उस लड़की पर चिल्लाते हुए बोली। अपनी बात बोलते हुए माया चलकर मान और उस लड़की यानी कि त्रिसा के पास आ गई। माया मान की तरफ देखकर बोली, सॉरी मान जी, आपको कहीं लगा तो नहीं। ये कहते हुए माया मान के हाथ को पकड़ ली। ये देखकर मान ने माया के हाथ को झटक कर दूर कर दिया।
पर माया इतनी ढीठ थी कि उसे तो जैसे मान के ऐसा करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो हल्का मुस्कुराकर बोली, त्रिशा, ये मेरी फ्रेंड है, इसे भी इंडिया देखना था, इसलिए मैं इसे अपने साथ लेकर आ गई। इसके मॉम डैड नहीं है ना, तो मैं ही इसकी केयर करती हूँ। अगर इससे गलती हुई तो माफ़ कर देना मान। मान एक नज़र घूरकर माया को देखा और फिर अपनी शांत नज़रों से त्रिशा की तरफ देखा, जो अपनी नज़रों को झुकाए खड़ी थी। मान वहाँ से अपने रूम की तरफ बढ़ गया। वहीं परी आई और खुशी से त्रिशा से मिलकर उसे अपने साथ चलने के लिए बोली, आओ त्रिशा, तुम भी हमारे साथ ब्रेकफास्ट कर लो। परी ने बड़े ही प्यार से त्रिशा से कहा। त्रिशा, जो कि डरी सहमी सी चुपचाप खड़ी थी, परी के इतने प्यार से बोलने पर उसकी तरफ देखी और हल्का सा मुस्कुराई। परी उसे अपने साथ लेकर डाइनिंग टेबल पर गई और उसे चेयर पर बिठा दिया। अब त्रिशा तेजस्विनी के बगल में बैठी हुई थी। तेजस्विनी भी बड़ी सी स्माइल के साथ त्रिशा से मिली। कुछ सेकंड बाद मान भी वापस डाइनिंग टेबल पर आया और त्रिशा के बगल वाली चेयर पर जाकर बैठ गया। अब मान के बगल में त्रिशा, त्रिशा के बगल में तेजस्विनी, तेजस्विनी के बगल में परी, परी के बगल में माया बैठी हुई थी। अवेन जी डाइनिंग टेबल के हेड चेयर पर और उसके सामने वाले चेयर पर निहारिका जी बैठी हुई थी। सभी ब्रेकफास्ट कर रहे थे। त्रिशा अपने बगल में मान को बैठे देखकर डर से कांप रही थी। वो अपने कांपते हुए हाथों से धीरे धीरे ब्रेकफास्ट करने की कोशिश कर रही थी। मान, जिसकी नज़र त्रिशा पर ठहरी हुई थी, उसे पहली बार किसी लड़की के करीब आने पर कुछ अलग सा महसूस हुआ था। वो त्रिशा को इस तरह से डरते देख धीरे से डाइनिंग टेबल के नीचे से त्रिशा के दूसरे हाथ पर अपना हाथ रखा। मान के ऐसा करते ही त्रिशा और घबराई। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गईं। तभी वो अपनी आंखें बड़ी किए मान की तरफ देखी तो मान उसको अपनी आंखों से ही शांत रहने का इशारा किया। त्रिशा मान के इशारे को समझकर खुद को शांत करने लगी। वहीं दो जोड़ी आंखें ये सब देख गुस्से से जल भून रहे थे। उस इंसान का ऐसा मन कर रहा था कि जैसे अभी ही त्रिशा की जान ले ले। वहीं त्रिशा मान को कंफर्ट करते देख रिलैक्स हो गई। अभी वो काफ़ी बेहतर महसूस कर रही थी। वो अब आराम से अपने ब्रेकफास्ट करने लगी। वहीं मान त्रिशा को रिलैक्स देख अंदर ही अंदर बहुत खुश था और उसके होठों पर एक हल्की सी स्माइल भी आ गए। वहीं बैठी माया ये सब देख गुस्से से जल भून रही थी। यहाँ तक कि निहारिका जी भी अपनी तिरछी नज़रों से ये सब देख रही थी और उन्हें भी बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। निहारिका जी अपने मन ही मन में बोली, माया पागल हो गई है क्या, जो इस लड़की को अपने साथ लेकर यहाँ आ गई। इस लड़की के आने से कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो मैंने सोचा वो सब प्लान ही गड़बड़ हो जाए। ये सब सोचते हुए निहारिका जी डाइनिंग टेबल के नीचे अपने हाथों की मुट्ठी बनाए बैठी हुई थी। कुछ देर बाद सभी अपना अपना ब्रेकफास्ट फिनिश कर अपने अपने रूम की तरफ बढ़ गए। परी त्रिशा को अपने साथ अपने रूम में ले गई, ये कहते हुए कि त्रिशा चलो, आज तुम मेरे रूम में चलो जब तक तुम्हारा रूम रेडी नहीं हो जाता है। त्रिशा मुस्कुराते हुए परी के साथ उसके रूम में चली गई। तेजस्विनी भी परी और त्रिशा के साथ ही उनके रूम में चली गई। वो दोनों ने माया को पूरी तरह से इग्नोर कर देती हैं। त्रिशा कहीं ना कहीं डर रही थी कि कहीं माया को गुस्सा तो नहीं आ रहा है। वो माया के गुस्से को बहुत ही अच्छी तरह से जानती थी, क्योंकि माया जब गुस्सा हो जाती है तो वो किसी को कुछ नहीं समझती है। इस कारण त्रिशा मन ही मन बहुत डर रही थी, पर वो ये बात परी और तेजस्विनी से नहीं कह सकती थी। परी, तेजस्विनी और त्रिशा तीनों रूम में बैठकर आपस में बातें करने लगी। परी त्रिशा को सबसे पहले अपने बारे में सब कुछ बता दी। फिर वो और तेजस्विनी पूछने लगे कि उसकी फैमिली से रिलेटेड सारी बातें जानने लगी, जिस पर त्रिशा थोड़ी भावुक हो गई, क्योंकि उसके मॉम डैड की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और त्रिशा उस वक्त बहुत छोटी थी। तब से त्रिशा को माया के अंकल ने अपने पास रख लिया था। वो त्रिशा को अपनी बेटी की तरह मानते थे, पर माया के डैड और खुद माया उसे एक नौकर की तरह ट्रीट करती थी। इस कारण माया त्रिशा को भी यहाँ अपनी नौकर बनाकर ही लाई थी। इसी कारण त्रिशा हमेशा दर्द तकलीफ में ही रखती थी, पर वो चाह कर भी कुछ नहीं बोल सकती थी। त्रिशा को रोते देख परी और तेजस्विनी बड़े ही प्यार से उसे चुप कराने लगी। परी त्रिशा के हाथ को अपने हाथ में लेकर बोली, आई नो कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, पर जो होना था वो हो गया। अब हम लोग उसे चाह कर भी नहीं बदल सकते, लेकिन अगर तुम अभी भी ऐसे ही दुखी रहोगी तो तुम्हारे मॉम डैड जहाँ भी होंगे वो तुम्हें इस तरह देखकर बहुत बुरा फील करेंगे। उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि उनकी बेटी इस तरह से आंसू बहाए, तो अपने मॉम डैड के लिए ही रोना बंद कर दो। त्रिशा को परी और तेजस्विनी के बोलने पर उनकी तरफ देखी तो परी प्यार से उसके गाल को छूकर आगे बोली, किसी और के लिए नहीं, मेरे लिए ही सही, थोड़ा मुस्कुरा दो।
परी के ऐसे बार बार कहने पे तिशा बस हल्का मुस्कुरा दी। हंसते हुए तिशा की स्माइल बहुत ही प्यारी थी। उसे स्माइल करते देख परी के होठों की स्माइल बड़ी हो गई। वहीं तिशा अपने सिर को झुकाए चुपचाप बैठी हुई थी। वहीं कोई था जो अपने तेज नजरों से उस रूम में देख रहा था और सारी बातों को सुन भी रहा था। उस इंसान की नजरें तिशा पर ही टिकी हुई थी और तिशा को देख उस इंसान की आंखों में एक चमक से आ गए थे। वो इंसान कोई और नहीं, मान था, जो कि तिशा को देख बेचैन हो गया था और तिशा को पहले दुखी देखकर मान को भी बहुत बुरा फील हो रहा था। पर जब उसने तिशा के होठों पर स्माइल देखा तो उसके होठों पर भी अनायास स्माइल आ गई। मान अभी भी तिशा को ही प्यार भरी नज़रों से देख रहा था। वो यही सोच रहा था कि आज से पहले उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ और तिशा वो पहली लड़की है जिसके कारण मान इतनी जल्दी अट्रैक्ट हो गया है, वरना वो कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता था। मान कुछ देर तक यूं ही डोर के पास खड़ा होकर तिशा के मुस्कुराते हुए देखता रहा और फिर बिना कुछ बोले उस रूम से अपने रूम की तरफ बढ़ गया। मान के होठों पर अभी भी स्माइल थी। वहीं कोई था जो ये सब देख गुस्से से आग बबूला हो गई। वो कोई और नहीं, माया थी, जो कि तिशा को बुलाने के लिए आ रही थी। लेकिन परी के रूम के पास मान को खड़ा देख वो अपनी जगह पर ही रुक गई और बड़े ही गौर से सब कुछ देखने लगी। मान को ऐसे मुस्कुराते देख माया गुस्से से दंदनाते हुए अपने रूम में गई और सारे सामान को यहाँ वहाँ फेंकने लग गई। वो गुस्से से बेड पर बिछे सारे बिस्तर भी उठाकर नीचे फेंकते हुए चिल्लाते हुए बोली, नहीं नहीं, मान सिर्फ मेरा है। ये तिशा मेरे मान को मुझसे नहीं छीन सकती है। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जब तुम मेरे और मान के बीच आकर अच्छा नहीं किया, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये सब कहते हुए तेज तेज हंसी जा रही थी। उसकी खतरनाक हंसी पूरे रूम में फैल गए थे। अभी वो किसी साइको गर्ल की तरह दिखाई दे रही थी। तिशा, परी और तेजस्विनी आपस में बातें करने में लगे हुए थे। तभी वहां पर कनक आ गई और उन तीनों को एक साथ बातें करते देख बोली, क्या बातें हो रही हैं, जरा मुझे भी पता चलेगा। इस पर कनक की आवाज़ सुन परी और तेजस्विनी मुस्कुराते हुए उसे देखी। फिर परी कनक की तरफ देखकर तुरंत बोली, अरे आजा आजा, तू भी बैठ जा। हम तो बस ऐसे ही तिशा से बातें कर रहे थे, बहुत ही प्यारी है ये, सी इज सो क्यूट। परी की बात सुनकर कनक मुस्कुराती हुई वहाँ आई और बोली, तूने बिल्कुल सच कहा, सच में बहुत ही प्यारी है। फिर चारों बैठकर बातें करने लगी तो तिशा उन सबके साथ पूरी तरह से कंफर्टेबल हो गई थी। वो उन सबसे बातें कर रही थी। इसी तरह पूरा दिन बीत गया। शाम के समय परी और तेजस्विनी तिशा को पूरा महल घुमाई। तिशा भी खुश होकर पूरे महल को देख रही थी। सालों बाद आज तिशा के होठों पर स्माइल आई थी। आज वो खुलकर जी रही थी। उसे मन ही मन बहुत खुश हो रही थी और वो अपने मन में ये सोच रही थी कि अच्छा हुआ जो माया के साथ यहाँ आ गई, वरना शायद वो इतने अच्छे लोगों से नहीं मिल पाती। परी और तेजस्विनी अभी दिशा को महल घुमा ही रहे थे कि तभी परी का मोबाइल बज उठा। उसने अपना मोबाइल चेक किया तो उस पर रुद्र का कॉल आ रहा था। रुद्र के नंबर को देख परी की आंखों में चमक आ गई। वहीं खड़ी तेजस्विनी परी की आंखों में चमक देख उसे छेड़ती हुई बोली, लगता है जीजू का कॉल है। तभी तो चेहरे की चमक, होठों की स्माइल साफ दिखाई दे रही है। परी तेजस्विनी के कहने पर उसे घूरकर देखती है और उसे डांटते हुए कॉल पिक कर लेती है और दूसरी तरफ बातें करने के लिए चली गई। तिशा जो कुछ समझ नहीं पा रही थी, वो अपने कंफ्यूज भरी नज़रों से तेजस्विनी की तरफ देखने लगी। वो उससे पूछना तो चाहती थी, पर हिचकिचाहट के कारण वो कुछ पूछ नहीं पा रही थी। तभी तेजस्विनी तिशा को कंफ्यूज भरी नज़रों को देख उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, वो मतलब आपको कुछ समझ नहीं आया, मैं बताती हूँ। मेरी दीदी की कोर्ट मैरिज हो चुकी है, पर बाबा साहब उनकी शादी को नहीं देखा है, इसलिए वो अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कराना चाहते हैं। ये सब कहते हुए तेजस्विनी साठ में तिशा को सब कुछ समझा देती है, जिससे तिशा मुस्कुराकर बोली, अच्छा ऐसी बात है। तेजस्विनी सिर हिलाकर बोली, हाँ ऐसा ही बात है। फिर उसके बाद तेजस्विनी तिशा को लेकर वहीं गार्डन में लगे झूले पर बैठ गई। उसी समय तेजस्विनी को कुछ याद आया और वो तिशा की तरफ देखकर बोली, मैं अभी आती हूँ, आपको कुछ दिखाना है। ये कहते हुए वो जल्दी से उठकर अपने महल के अंदर चली गई। तिशा तेजस्विनी को रोकना चाह रही थी, पर वो रोक नहीं सकी। वहीं तेजस्विनी महल के अंदर चली गई। जैसे ही तेजस्विनी वहां से गई, उसी समय माया गुस्से से दंदनाते हुए उस तरफ बढ़ी। तिशा जो कि झूले पर बैठी धीरे धीरे झूल रही थी, अभी उसके होठों पर प्यारी सी स्माइल थी। अचानक अपने सामने माया को देख तिशा डर गई। माया इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रही थी। उसके गुस्से के भाव को देख तिशा को और ज्यादा डर लगने लगा। वो झटके से झूले पर से उठकर खड़ी हो गई।
वहीं माया आगे बढ़ी और बिना कुछ बोले एक थप्पड़ खींचकर तिशा के गाल पर मार दी। वो थप्पड़ इतनी तेज थी कि उसकी गूंज काफी दूर तक फैल गई। तिशा अपने गालों पर हाथ रखकर चुपचाप खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी आंसुओं से भर गई थी और कुछ ही सेकंड बाद आंखों से आंसू गिरने लगे। तो वो धीरे से बोली, माया। अभी तिशा इतना ही बोली थी कि तभी माया उसके हाथों को कसकर पकड़ते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उसके करीब जाने की? वो सिर्फ मेरा है और मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कि कोई उसके करीब जाए। फिर तुम्हारी तो औकात ही क्या है? एक नौकर होकर मालकिन होने के सपने देख रही हो? शर्म हया कुछ बची है या नहीं? यहाँ आकर तो तुम्हारे पर निकल आए हैं। लगता है पर काटने पड़ेंगे। माया ये सब गुस्से से बौखलाए हुए बोल रही थी। माया की कही बात सुन तिशा डर से बुरी तरह कांपने लगी। तिशा को इस तरह से डर से कांपते देख माया के होठों पर एक खतरनाक स्माइल आ गई। वो उसी तरह खतरनाक स्माइल लिए तिशा की तरफ देखते हुए बोली, सिर्फ एक धमकी से ही यह हाल है। जब मैं उसे यहाँ बुलाऊंगी तब तुम्हारा क्या हाल होगा? तिशा माया की बात सुन अपने कांपते हुए आवाज में बोली, नहीं माया, प्लीज ऐसा मत करना, मैं मर जाऊंगी। माया तिशा के गोल गोल चक्कर लगाते हुए बोली, चू 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 बेचारी तो मर जाओ। ये कहते हुए वो तेज तेज हंसने लगी। फिर अपने हाथ में पकड़े मोबाइल को ओपन कर किसी नंबर को डायल की। तिशा माया को रोक रही थी पर माया नहीं रुकी। नंबर डायल करते ही कुछ रिंग्स बाद दूसरी तरफ से कॉल पिक हुआ। माया अपनी खतरनाक आवाज में बोली, जल्द से जल्द इंडिया आ जाओ। तुम्हारी मैना किसी और को अपने जाल में फंसा रही है। उसके बहुत पर निकल आए हैं और अब उसे कतरने का टाइम हो गया है। तिशा माया की बात सुन रोने लगी और तुरंत उसके पैरों के पास गिरकर बोली, प्लीज़ माया, प्लीज़ ऐसा मत करो, वो मुझे छोड़ेगा नहीं। माया तिशा के हाथों को झटकते हुए गुस्से से तिशा के बालों को अपने हाथों की मुट्ठी में भरकर बोली, तुम इसी लायक हो, अब वो तुम्हें तुम्हारी सही जगह दिखाएगा। ये कहते हुए माया झटके से तिशा के बालों को छोड़ी और अपने कमर को मटकाते हुए वहां से महल के अंदर चली गई। माया के जाते देख तिशा अपने कांपती हुई आवाज में उसे आवाज लगाते हुए बोली, प्लीज़ प्लीज़ माया, माया सुनो तो। पर माया नहीं रुकी। ये देख तिशा वहीं फर्श पर अपने घुटने के बल बैठकर और अपने सिर को अपने घुटने में छिपाकर फूट फूट कर रोने लगी। वो रोते हुए डर से कांप भी रही थी। वहीं कोई था जो कुछ दूरी पर खड़े होकर ये सब कुछ बड़ी ही गौर से देख रहा था। तिशा को थप्पड़ पड़ते देखना और माया को उसे टॉर्चर करते देख उस इंसान की आंखें गुस्से से जलने लगी। वो इंसान अपने हाथों की मुट्ठी बनाए बड़ी मुश्किल से खुद को संभाले हुए था। उसकी आंखें इस वक्त गुस्से से जल रही थी और उसका पूरा जबड़ा गुस्से के कारण कसे हुए थे। वो इंसान अपने कदम तिशा की तरफ बढ़ा दिया और तिशा वहीं नीचे बैठी हुई थी और लगातार रोई जा रही थी। अभी उसे बहुत ही ज़्यादा डर और दुख दोनों महसूस हो रहा था। वो खुद को अब एक बार फिर से अकेला महसूस कर रही थी। अचानक ही आसमान में बादल घिरने लगे और हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। पर तिशा को इस बात का कोई होश नहीं था। वो अभी भी वैसे ही बैठे कर रो रही थी। वहीं वो इंसान धीरे धीरे तिशा की तरफ बढ़ा। तिशा जो कि अभी भी अपने सिर को घुटनों के बीच रखे रोए जा रही थी, वो इंसान पीछे से गया और तिशा के कंधे पर हाथ रखा। तिशा जैसे ही ये महसूस करती है कि कोई उसके पास है तो वो तुरंत अपने सिर को बाहर निकालती है और सामने खड़े इंसान को देखकर एक पल के लिए चौंक जाती है। वो कुछ बोलती नहीं, बस अपने आंसू भरी आंखों से साथ उस इंसान की तरफ देखती रहती है। वही वो इंसान भी अब बारिश से भीग रहा था पर सामने खड़े इंसान से तिशा के आंसू बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। वहीं वो इंसान भी अब बारिश में भीग रहा था पर सामने खड़े इंसान से तिशा के आंसू बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। वो इंसान अपने घुटनों के बल बैठा और तिशा के चेहरे को अपने हाथों में ले लिया। वो बड़े ही प्यार से तिशा से बोला, क्या हुआ है तिशा, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? वहीं तिशा जो पहले से ही टूटी हुई थी और रो रही थी, अपने सामने उस इंसान को देखकर एक पल के लिए वो बिल्कुल चुप हो गई। तभी वो इंसान एक बार फिर से प्यार से तिशा के गालों को सहलाकर बोला, प्लीज तिशा, क्या हुआ है, तुम ऐसे इतना रो क्यों रही हो? सामने वाला इंसान कोई और नहीं, मान था। मान को तिशा के आंसू बर्दाश्त नहीं हो रहे थे और तिशा की चुप्पी भी उसे बहुत ही ज़्यादा खल रही थी। तिशा मान के पूछने पर कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी मान एक बार फिर से बोला, तुम मुझे बता सकती हो एक फ्रेंड समझकर, अगर तुम मुझे अपना कुछ मानती हो तो तुम बेझिझक बिना डरे मुझे सब कुछ बताओ।
तिशा जैसे ही मान की बातों को सुनती है तो वो और भी ज़्यादा फपक फपक कर रोने लगती है। मान तिशा के बह रहे आंसुओं को पोंछते हुए बोला, बस अब तुम और नहीं रोगी, बताओ मुझे आखिर क्या हुआ है। जैसे ही मान तिशा के गालों को हल्का सा रब करता है तभी तिशा के मुंह से एक आह निकल जाती है, क्योंकि उसी गाल पर माया ने चाटा मारा हुआ था। जैसे ही मान तिशा के आह को सुनता है तो वो उसके गाल को गौर से देखता है। वो पूरा रेड होकर स्वेल हो गया था। मान को ये देखकर बहुत तेज गुस्सा आता है। एक बार फिर से उसकी आंखों के सामने माया का तिशा को थप्पड़ मारने वाला सीन आ जाता है और वो गुस्से से बौखला उठता है। वो गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बनाए खुद को कंट्रोल कर रहा था। तभी तिशा रोते हुए मान की तरफ देखी और उसके गुस्से से लाल आंखें देखकर वो डर गई। तभी मान को जब ये महसूस हुआ कि तिशा उसे देखकर डर रही है तो वो नॉर्मल होकर तिशा की तरफ देखते हुए बोला, प्लीज़ तिशा डरो मत, जो हुआ मुझे बताओ, क्या किया है माया ने तुम्हारे साथ। वो क्या बोल रही थी। तिशा एक पल के लिए तो मान की बात सुनकर चौंक गई कि आखिर मान को सब कैसे पता। पर मान के बार बार पूछने पे तिशा उसी तरह रोती रही और वो बोली, माया ने उसे यहाँ। अभी तिशा इतना ही बोल पाई थी कि तभी उसे माया की धमकी याद आई और वो जल्दी से मान के हाथ को अपने चेहरे पर से हटाई और उसे दूर होते हुए बोली, आप दूर रहिए मुझसे। ये कहते हुए वो जल्दी जल्दी अपने आंसुओं को बड़े ही बेतरतीब तरीके से साफ करते हुए मान से दूर होने लगी। मान को तिशा का इस तरह से खुद से दूर जाना अच्छा नहीं लगा। ना जाने क्यों उसे तिशा की बातें चुभ रही थी। वो तिशा की तरफ अपने हाथ बढ़ाया पर तिशा और भी दूर होने लगी। अब तक वहां तेजी से बारिश होने लगी थी। दोनों के दोनों पूरी तरह से भीग गए थे। तिशा के आंसू अभी भी उसके आंखों से गिर रहे थे, पर बारिश के कारण उसके आंसू कहीं बारिश की बूंद में मिले जा रहे थे। उसके बाद भी मान तिशा के आंसुओं को साफ महसूस कर पा रहा था। मान का दिल कह रहा था कि वो आगे बढ़े और तिशा को अपने बाहों में भर ले और प्यार से उसे चुप कराए, पर तिशा तो मान से दूर भाग रही थी। तिशा अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोली, मैं आपको कुछ भी नहीं बताने वाली, मुझे कुछ नहीं हुआ है। ये कहते हुए जल्दी से लगभग भागते हुए महल के अंदर चली गई। मान बस हैरानी से तिशा को जाते हुए देखता रह गया। उसके हाथ हवा में ही रह गए थे। वो एक टक उस तरफ ही देख रहा था जहां से तिशा गई थी। मान को ना जाने क्यों तिशा का ऐसे बिना कुछ बताए भाग कर जाना अच्छा नहीं लगा। वो खुद से बोला, क्यों तिशा मुझे नहीं बताना चाहती है, और ये मुझे क्या हो रहा है। क्यों मुझे तुम्हारे आंसू इतने इफेक्ट करते हैं। क्यों मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता। क्यों मैं तुम्हारे चेहरे पर उदासी नहीं बर्दाश्त कर पाता। तुम्हें थप्पड़ पड़ता देख क्यों मुझे तकलीफ हो रहा था। क्यों मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। ये क्या हो रहा है। मैं क्यों तुम्हारी तरफ खींचा चला जा रहा हूँ। मान खुद से ही ये सब सवाल किए जा रहा था पर उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, क्योंकि आप उसे पसंद करने लगे हो। इस आवाज़ को सुनकर मान चौंक गया। वो पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर परी खड़ी थी। वो अपने हाथों को क्रॉस किए हुए अपने भाई सा को देख रही थी। मान परी को देख हड़बड़ा गया और जल्दी से बोला, ये तुम क्या बोल रही हो गुड़िया। परी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी और झट से मान के हाथ को पकड़कर उसे एक साइड ले गई जहां पर बारिश नहीं हो रहा था। वो मान को वहीं बेंच पर बैठाई और बोली, भाई साहब पहले आप यहाँ बैठ जाओ, आप देखो खुद को पूरे भीग गए हो। ये कहते हुए वो जल्दी से वहीं कॉटेज में रखे टॉवेल को लाई और मान के बालों को सुखाने लगी। मान कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुरा रहा था। तभी परी आगे बोली, भाई साहब मैंने जो कहा वो सच था ना। मान अनजान बनते हुए बोला, ये तुम क्या कह रही हो गुड़िया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। परी उसी तरह बालों को सुखाते हुए बोली, यही भाई साहब कि आप तिशा को पसंद करने लगे हो। नहीं सॉरी, आप पसंद नहीं, आप तो उसे प्यार करने लगे हो। ये सुनते ही मान और भी बुरी तरह से चौंक गया। वह हैरानी से परी की तरफ देखने लगा। वहीं परी होठों पर मुस्कान लिए मान को देख रही थी। अभी मान कुछ बोलता तभी परी बोली, भाई साहब मैंने जो कहा उस बात पर आप ध्यान दीजिएगा। आप गहराई से सोचेंगे तब आपको समझ आएगा कि मैंने जो कहा है वो सही है या गलत। ये कहते हुए परी मुस्कुराकर मान की तरफ देखी। मान ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। वो चुपचाप उसी तरह बैठा हुआ था। उसी समय परी का मोबाइल बज उठा। परी ने देखा तो उस पर रुद्र का नाम फ्लैश हो रहा था, जिसे देखकर परी को याद आया कि पिछली बार भी जब रुद्र का कॉल आया था तो उसे बात नहीं कर पाई थी। इस बार वो कॉल पिक करने के बारे में सोचती है। वो कॉल पिक करते हुए वहां से जाते हुए मान की तरफ मुड़कर बोली, भाई साहब आपको जो भी फैसला हो,
पर मैं बताऊं, मुझे तो तिशा अपनी भाभी सा के रूप में ही पसंद है। ये कहते हुए परी मुस्कुराकर कॉल पिक की और रुद्र से बात करते हुए महल के अंदर चली गई। वहीं परी की बात सुन मान के होठों पर एक स्माइल आ गई। वो अभी भी वहीं बेंच पर बैठा हुआ तिशा को याद करने लगा। उसकी आंखों के सामने तिशा का मासूम चेहरा, गोरा रंग, बड़ी बड़ी टिमटिमाती हुई आंखें, पतले होठ, लंबे बाल, सब कुछ एक एक करके मान के आंखों के सामने आ रहे थे, जिन्हें याद कर कब मान के होठों पर स्माइल आ गई उसे पता भी नहीं चला। मान उसी तरह मुस्कुराते हुए खुद में बोला, कुछ तो है तुम में ऐसा जो मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर पाता, जो मैं तुम्हारी तरफ खींचा चला जाता हूँ। शायद गुड़िया ने जो कहा है, इतना ही बोलकर मान चुप हो गया और फिर नामे सिर हिलाकर बोला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पर क्या ऐसा है? अगर ऐसा है तो अब से तुम मेरी हो तिशा। ये कहते हुए उसकी आंखों में एक चमक और होठों पर गहरी स्माइल थी। वो इस तरह मुस्कुराते हुए वहां से उठा और बालों में अपने हाथ फिराते हुए महल के अंदर चला गया। वहीं अपने रूम के विंडो के पास खड़ी माया ये सब कुछ सुन ली थी। उसने मान की कही बातें तो सुनी नहीं, लेकिन परी की कही सारी बातें सुन लेती है, जिसे सुनकर वो गुस्से से आग बबूला होती है। वो गुस्से में अपने रूम का सारा सामान इधर उधर फेंकते हुए चिल्लाकर बोली, परी, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई अपने भाई के दिमाग में ये बात डालने की कि तिशा उसके लिए बेस्ट है। वो 2 कौड़ी की लड़की मेरे और मेरे प्यार के बीच में आएगी? नो, नेवर। अगर ऐसा हुआ तो मैं उस लड़की को इस दुनिया से उठवा दूंगी। ये कहते हुए माया की आंखों में गुस्सा और नफरत के भाव थे। इस वक्त माया को तिशा के साथ साथ परी पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से से पूरी पागल हो गई थी। वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई थी और वहां पड़े फ्लावर वास को सामने लगे मिरर पर दे मारी, जिससे फ्लावर वास और मिरर दोनों ही चूर चूर हो गए। उसी समय माया के रूम में आए निहारिका जी ये देख चिल्लाकर बोली, माया बेटा, ये तुम क्या कर रही हो? माया जो कि वही मिरर के बिल्कुल सामने ही खड़ी थी, मिरर के टूटने से कांच का कुछ टुकड़ा उसके हाथों और पैरों के पास आ गए थे। ये देख निहारिका जी जल्दी से माया को पीछे की और उसे झिझोड़ते हुए बोली, आर यू मैड क्या? तुम पागल हो गई हो? इस तरह से कौन अपने साथ करता है? अब तक अगर तुम्हें बुरी इंजरी हो जाती तो? ये कहते हुए निहारिका जी माया को बेड पर बिठाई और एक नौकरानी को चिल्लाकर बुलाई। कुछ ही सेकंड में वहां पर एक नौकरानी आ गई। निहारिका जी उससे लगभग ऑर्डर देते हुए बोली, पहले फर्स्ट एड बॉक्स लाओ और फिर पूरे रूम को अच्छे से साफ करो। निहारिका जी की बात सुनकर वो मेड जल्दी से सिर झुकी हुई फिर वहां से पहले फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आई। फिर निहारिका जी वो लेकर माया के हाथ और पैर पर पट्टी करने लगी। माया जो कि अभी भी गुस्से से तिलमिलाई हुई थी, निहारिका जी उसके हाथों और पैरों पर दवा लगाते हुए बोली, क्या बात है माया बेटा, इतना गुस्सा किस लिए हो? बताओ मुझे माया बेटा। माया निहारिका जी के बोलने पर उनके गले लगकर बोली, आंटी देखो ना, वो त्रिशा मेरे प्यार मान के बीच आ रही है। ये सुनते ही निहारिका जी की आंखों में गुस्से के भाव आ गए। वो गुस्से से बोली, क्या? उस 2 कौड़ी की लड़की की इतनी हिम्मत? निहारिका जी की बात सुन माया अब और भी ज्यादा सुबकने लगी थी। निहारिका जी माया को शांत कराते हुए बोली, डोंट वरी माया बेटा, वो 2 कौड़ी की लड़की इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं है। मान सिर्फ तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। फिर मैं आज ही राजा साहब से तुम्हारे और मान के रिश्ते के बारे में बात करती हूँ। निहारिका जी की बात सुन माया मुस्कुरा उठी। माया खुशी से बोली, क्या सच में आंटी आप हमारी शादी के लिए बात करोगे? निहारिका जी माया के गाल को प्यार से टच करते हुए बोली, हाँ बेटा, आखिर मैं भी तो चाहती हूँ कि मेरी बेटी जल्दी से इस घर में आ जाए। निहारिका जी की ये बात सुनकर माया मुस्कुराते हुए झट से निहारिका जी के गले लग गई और निहारिका जी प्यार से माया के बालों को सहलाने लगी। दूसरी तरफ परी फोन मोबाइल को अपने कान पर लगाए हुए अपने रूम में आई। रुद्र काल पर अपने मैग्नेटिक वॉइस में बोला, कैसी हो एंजल? परी भी मुस्कुराकर प्यारी सी आवाज में बोली, अच्छी हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? जिस पर रुद्र बहुत ही उदास आवाज में बोला, अब अपनी एंजल के बिना मैं कैसा हो सकता हूँ? परी ये सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा ऐसा भी है क्या? जिस पर रुद्र बोला, हाँ ऐसा ही है, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाता। रुद्र की बातें सुन परी अब कुछ बोल ही नहीं पाई। वो बिल्कुल चुप थी। तभी रुद्र एक गहरी सांस लिया। उसकी तेज सांसों की आवाज परी को अपने कानों में साफ महसूस हो रहे थे, जो कि उसके अंदर तक हिलाकर रख दिया था। परी भी हल्की सी सांस लेती है। तभी रुद्र आगे बोला, डू यू मिस मी एंजल? रुद्र की बात सुन इस बार भी परी कुछ नहीं बोल पाई। वो कहना चाह रही थी कि हाँ,
हाँ, मैं आपको बहुत बहुत मिस कर रही हूँ। पर वो चाह कर भी अपनी बात नहीं कह पाई। तभी रूथ परी के चुप रहने पर बोला, ठीक है, जब तुम मुझसे बात ही नहीं करना चाहती हो। तभी परी जल्दी से बोली, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। परी की आवाज़ सुन रूथ के होठों पर स्माइल आ गई। वो उसी तरह स्माइल करते हुए बोला, अगर ऐसा नहीं है तो कैसा है एंजल? रूथ बोली, वो कुछ कुछ भी नहीं। परी के ऐसे अटक अटक कर बोलने से रूथ मुस्कुराया और बोला, मैंने तुम्हें कुछ बताने के लिए कॉल किया था एंजल। परी तुरंत रूथ की बात पर बोली, हाँ बताइए ना। तभी रूथ बोला, आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। परी बहुत ही कंफ्यूजन और क्यूरियोसिटी के साथ बोली, कैसी कैसी सरप्राइज? रूथ परी की बात सुनकर मुस्कुरा कर बोला, एंजल सरप्राइज है, और सरप्राइज अगर बता दिया तो वो सरप्राइज कहाँ से रहेगा? परी रूथ की बात सुन मुंह बना ली। तभी रूथ बोला, अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, मुझे कोई ज़रूरी काम करना है। आई लव यू सो मच एंजल। अपनी बात कहते हुए रूथ लास्ट में एक किस किया और तुरंत कॉल कट कर दिया। ये देख कॉल कट करते ही परी के गालों पर लालिमा छा गई। रूथ का आई लव यू बोलना और लास्ट में उसे किस देना ये परी को शर्माने पर मजबूर करने लगा। इस समय पीछे से कोई आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। परी चौंक गई, पर जैसे ही पीछे मुड़ी तो सामने खड़े इंसान को देखकर वो मुस्कुरा उठी। अरे भाई साहब, क्या बात है, आप यहाँ पर? कोई काम था क्या? अभी परी के सामने मान खड़ा था। परी की बात पर उसके सामने खड़ा मान मुस्कुराकर बोला, नहीं गुड़िया, क्या अब तुमसे काम होगा तभी तुम्हारे भाई साहब आएंगे तुमसे मिलने? जिस पर परी तुरंत मान के हाथ को पकड़कर उसे बेड पर बिठाती हुई बोली, बिल्कुल नहीं भाई साहब, आप जब चाहो तब अपनी गुड़िया से मिलने आ सकते हैं। ये सुनकर मान मुस्कुरा देता है और फिर दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। तभी परी को कुछ याद आया और वो मान की तरफ देखकर बोली, भाई साहब, आपने कुछ सोचा जो मैंने आपसे कहा था? मान परी की बात को अच्छी तरह से समझ गया, लेकिन फिर भी अनजान बनते हुए बोला, कौन सी बात? आखिर क्या कहा था गुड़िया तूने मुझसे? कुछ याद नहीं आ रहा है मुझे। जिस पर तुरंत परी बोली, भाई साहब, आपको याद नहीं या फिर आप बहाने बना रहे हैं? जिस पर मान बोला, सच में गुड़िया, मुझे सच में याद नहीं है। तभी परी बोली, ओके, तो मैं आपको बताती हूँ, मैं तिशा की बात कर रही थी। आपको पता चला कि आपको भी उससे प्यार हो गया है? आपको अपनी फीलिंग रियलाइज हुआ? इस बात पर जिस पर मान के आंखों के सामने एक बार फिर से तिशा का खूबसूरत चेहरा आने लगा। एक पल के लिए वो उसके खूबसूरत चेहरे और उसके मुस्कान में कहीं खो गया। परी मान से बोली जा रही थी, लेकिन मान तो कहीं और ही खोया हुआ था। तभी परी मान को हिलाकर बोली, क्या हुआ भाई साहब, आप कहाँ खो गए? हो ना हो, आप तिशा के ख्यालों में खो गए हैं, है ना? मैंने सही कहा ना? परी की बात सुनकर मान तुरंत उसकी तरफ देखा और बात बदलते हुए बोला, गुड़िया, तू आजकल कुछ ज़्यादा ही मुझे परेशान करने लगी है। जिस पर परी मुस्कुराती बोली, तो भाई साहब, अब मैं आपको परेशान नहीं करूँगी तो और किसे करूँगी? वैसे भी आप हमेशा ऐसे सड़ा सा मुंह बनाकर रहते हो, ऐसे देख कोई भी लड़की नहीं पटने वाली। अपनी बात कहते हुए परी अजीब अजीब सा मुंह बनाने लगी। जिस पर मान परी के माथे पर चपत लगाते हुए बोला, अच्छा चल गुड़िया, वो सब अभी छोड़, चलो डिनर का टाइम हो गया है। परी मुस्कुराते हुए मान के साथ हाँ में सिर हिलाई, फिर अपने भाई साहब के साथ रूम से बाहर आती है और नीचे जाकर डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ जाती है। कुछ देर बाद सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और अपना डिनर इंजॉय कर रहे थे। जहाँ माया के होठों पर बड़ी सी स्माइल थी, वहीं तिशा का चेहरा उदास था। वो अपने चेहरे को नीचे झुकाए हुए बैठी थी। मान, जिसकी नजरें बार बार तिशा पर ही जा रहे थे, वो उसे एक बार भी नहीं देख रही थी। वहीं परी भी अपने भाई को देखकर मुस्कुरा रही थी, पर जैसे ही परी ने तिशा को देखा तो उसे भी कुछ सही नहीं लगी। वो तिशा के हाथ पर अपने हाथ रखी तो परी के बगल में बैठी थी, तो तिशा घबराते हुए जल्दी से परी की तरफ देखने लगी। परी तिशा के चेहरे को देखकर चौंक जाती है। उसकी आंखें पूरी लाल हो गई थी और सूजे हुए थे, जिसे देख साफ पता चल रहा था कि जैसे वो बहुत रोई हो। परी तिशा की तरफ देखकर हैरानी से पूछी कि तिशा, तिशा, तुम्हारी आंखें इतनी लाल और सूजी क्यों है? क्या तुम रो रही थी? कुछ हुआ है क्या? तिशा तुरंत परी की बात पर समझते हुए बोली, वो नहीं नहीं, वो मेरे आँख में कुछ चला गया था। जिस पर परी को विश्वास तो नहीं होता है, पर वो कुछ नहीं बोलती, क्योंकि अभी सबकी नज़रें तिशा पर ही था। वो तिशा को देखकर समझ जाती है कि जरूर तिशा कुछ छिपा रही है। वहीं मान की भी नज़रें तिशा पर गई तो वो समझ गया कि तिशा बहुत रोई है। मान ये भी समझ जाता है कि ये सब माया के कारण हुआ है। उसे इस वक्त माया पर बहुत गुस्सा आ रहा था।
वो गुस्से से घूर कर माया को देखा, जो अभी टकटकी लगाए उसे ही देख रही थी। उसी समय निहारिका जी राजा साहब की तरफ देख कर बोली, मुझे ये कहना था कि मैं हमारे बड़े बेटे मान के लिए रिश्ता ढूंढा है। ये सुनकर सभी की नजरें निहारिका जी की ओर चली गई। मान तो बिल्कुल हैरान रह गया और वह हैरानी से निहारिका जी की तरफ देखने लगा। तभी राजा साहब बोले, कौन सा रिश्ता? कौन है वो लड़की जिसे आपने मान के लिए ढूंढा है? अवेन जी बहुत ही शांति से अपनी बात बोल रहे थे। तभी निहारिका जी बोली, मैं चाहती हूँ कि मान की शादी माया से कर दी जाए। मैंने मान के लिए माया को चुना है। ये सुनकर सभी चौंक गए। अवेन जी को भी थोड़ा अजीब लगा, पर वो कुछ बोले नहीं। तभी निहारिका जी आगे बोली, माया बहुत ही अच्छी और पढ़ी लिखी लड़की है और काफ़ी अच्छे घर से भी है। फिर वो हमारे मान को बहुत पसंद भी करती है, तो क्यों ना उनकी शादी मान से। अभी निहारिका जी आगे कुछ बोलती, तभी अभियन जी बोले, वो सब बाद में तय होगा। मुझे पहले एक बहुत ज़रूरी बात आप सभी को बतानी थी। कल कुछ लोग यहाँ महल में आ रहे हैं, तो सब कुछ अच्छे से अरेंजमेंट हो जाने चाहिए, क्योंकि वो लोग बहुत ही ज़्यादा खास हैं। अभिन जी को इस तरह से अपनी बात को टालते और कुछ बोलते देखकर निहारिका जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उन्हें अपनी इंसल्ट सी महसूस होने लगी। तभी अवेन जी आगे बोले, देखिए निहारिका जी, आप मान के लिए जो भी चूज़ करेंगी वो अच्छा ही होगा, लेकिन कल जो लोग आ रहे हैं पहले उनके बारे में सोचिए, क्योंकि वो लोग सबसे पहले ज़रूरी हैं। अवेन जी की बात पर सभी लोग हैरान थे कि आखिर कल ऐसा कौन लोग आ रहे हैं जो उनके लिए बहुत खास है। वहीं निहारिका जी भी हैरान और परेशान थे कि अब कौन आ रहा है कल जो राजा साहब के लिए इतने इम्पोर्टेंट है। वो मन ही मन बोली, आखिर कौन आ रहा है जो राजा साहब के लिए इतना खास है, जिसके कारण उन्होंने मेरी बात को टाल दिया। वहीं बाकी सबके मन में भी यही सब चल रहा था। मान तो यही सोचकर गुस्सा था कि उसकी शादी की बात आखिर माया से चली भी तो कैसे। उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और गुस्से के कारण वो आधे पेट ही खाकर डाइनिंग टेबल से उठ गया। मान को इस तरह उठकर जाते देख सबको थोड़ा अजीब लगा, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। वहीं मान अपना कोई ज़रूरी काम बताकर डाइनिंग टेबल से उठा और वहाँ से चला गया। लेकिन परी सब समझ गई थी। उसे पता चल गया था कि उसके मान भाई साहब सिर्फ माया से उनकी शादी तय होने की बात पर नाराज हो गए हैं, और वो ये भी जानती थी कि मान के दिल में सिर्फ तिशा बसी हुई है। वहीं तिशा भी ये सब सुनी तो उसे भी ना जाने क्यों बहुत बुरा सा महसूस हो रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्यों उसे इतना तकलीफ हो रहा है, पर फिर वो खुद को समझाई कि मैं जो सोच रही हूँ वो गलत है। तेजस्विनी को भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अपनी मॉम की तरफ घूर कर देखने लगी, पर निहारिका जी उसे इग्नोर कर दी। वहीं माया तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वो तो जैसे लग रहा था कि वो इस समय सातवें आसमान में उड़ रही थी। वो समझ गई थी कि अब वो मान को अपना बना ही लेगी। वहीं दूसरी तरफ एयरपोर्ट पर प्लेन लैंड हुई और एक आदमी उसमें से बाहर आया। उस आदमी की उम्र करीब 40-45 साल की होगी। वो आदमी दिखने में ही बहुत भयानक लग रहा था। उसके गाल पर एक साइड कट का निशान बना था और उसके आंखों में लालच के भाव थे। वो एयरपोर्ट से बाहर आया और सामने खड़ी कार की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर बोला, अब मैं आ गया हूँ जान, अपनी चिड़िया को अपने साथ ले जाने के लिए। ये कहते हुए वो इंसान खतरनाक तरीके से स्माइल करने लगा। वो इंसान तेज तेज हंसने लगा। उस इंसान की भयानक हंसी उसे पूरी जगह पर गूंज रहे थे, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो इंसान बहुत ही ज़्यादा बड़ा और खतरनाक था। वो इंसान अपने तेजी से आगे बढ़ा और सामने आए कार में जाकर बैठ गया। कार में बैठते ही कार का ड्राइवर गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। वहीं दूसरी तरफ मान गुस्से से अपने रूम में आया और डोर लॉक करके बेड पर जाकर बैठ गया। इस वक्त उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर वहीं बेड पर मारने लगा। उसके कानों में निहारिका जी की कही बातें गूंज रही थी। वो यही सोच रहा था कि आखिर निहारिका जी ने ऐसा सोचा भी तो कैसे। वो अभी अपने बाबा साहब से खुलकर बातें भी नहीं कर सकता था और साथ ही साथ उसके मन में अभी उलझन था कि वो तिशा को पसंद करता भी है या नहीं। पर कहीं ना कहीं उसे विश्वास था कि वो तिशा के लिए कुछ तो फील करता है, जो कि बहुत ही अच्छी फीलिंग है। वो ये सब सोचते हुए अपने बालों को पकड़ कर नोचने लगा और गुस्से से बोला, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? क्यों? आखिर क्यों? आज ये टॉपिक कैसे उठा? मुझे अभी कोई शादी वादी नहीं करनी है, और उस माया से तो बिल्कुल भी नहीं।
ये कहते हुए वो अपने बालों को नोचने लगा, फिर डोर को ओपन किया और उसमें से सिगरेट का पैकेट निकालकर उसे लेकर बालकनी में चला गया। मान सिगरेट के लंबे लंबे कस लेने लगा। इस सिगरेट के जरिए वो खुद के अंदर के गुस्से को कम करने की कोशिश कर रहा था। उसके अंदर की आग को बुझाने के लिए वो दूसरे आग को अपने मुंह से लगा लिया था, ये सोचकर कि शायद उसके अंदर की आग बुझ जाए। अभी वो खुद में ही लड़ रहा था। वहीं बाकी सभी डिनर करके अपने अपने रूम में चले गए। माया तो अपने रूम में जाकर खुशी से उछलने लगी। वो तो यहाँ वहाँ उछलते हुए गाना गाकर डांस कर रही थी। वो मन ही मन खुश होते हुए बोली, इसका मतलब कि अब मैं मान को अपना बना ही लूँगी। अगर आज उस बुढ़े ने बात नहीं टाली होती तो अब तक मान पर मेरा पूरा हक हो गया होता। लेकिन कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल मान पर मेरा पूरा हक होगा और इस महल की रानी भी मैं ही बनूंगी। ये कहते हुए माया वहां रखे सोफे पर जाकर बैठ गई। वो बड़े ही स्टाइल से अपने एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाए हाथों को फैलाए हुए बैठी थी, जैसे मानो कोई रानी हो और वो अपनी रानी की गद्दी पर बैठी हो। इस वक्त माया खुद को वही समझ रही थी। वही माया अभी ऐसे ही पोज देते हुए बैठी थी कि तभी उसका मोबाइल बज उठा। पहले तो उसे थोड़ा इरिटेशन हुआ, पर फिर कुछ सोचकर उसने अपना मोबाइल उठाया और उस पर फ्लैश हो रहे नंबर को देखकर वो फिर से मुस्कुराहट उठी। माया उसी तरह मुस्कुराते हुए तुरंत कॉल पिक की। दूसरी तरफ से किसी इंसान की खतरनाक आवाज़ उसके कानों में पड़ी, मैं आ गया हूँ। ये सुनते ही माया मुस्कुराकर बोली, अच्छी बात है, अभी तुम यहाँ मत आना, मैं उसे खुद तुम्हारे पास लेकर आऊँगी और फिर तुम उसे यहाँ से लेकर वापस चले जाना। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया जिसे सुनकर माया खुश होकर बोली, गुड, ऐसा ही करना। उसके साथ जो करना है, जैसा भी करना है वो तुम सोचो। जितना खेलना चाहो उतना खेलो उसके जिस्म के साथ। मैं तो कहूँगी उसे हद से ज़्यादा दर्द दो, क्योंकि अब मुझे उस लड़की से सख्त नफरत हो गई है। माया अपनी बात कहकर कॉल कट कर दी। इस वक्त वो गुस्से से पूरी लाल हो गई थी। तभी माया सामने देखी तो वहाँ पर तिशा खड़ी थी। एक पल के लिए माया चौंक गई, पर फिर खुद को नॉर्मल करके बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो, वो भी मेरी रूम में इतनी रात को कैसे? दिशा माया की बात सुन जल्दी से आगे बढ़ी और माया के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर बोली, प्लीज़ प्लीज़ माया, प्लीज़ उसे यहाँ मत बुलाओ, मैं मर जाऊंगी, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। माया झट से अपने हाथों को दिशा के पकड़ से झटक कर बोली, पर अब मुझे तुम्हारी कोई भी बकवास बातें नहीं सुननी है, जाओ यहाँ से, अब तो तुम्हें सज़ा मिलकर ही रहेगी। आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मेरे मान के करीब जाने की? दिशा रोते हुए माया के हाथों को एक बार फिर से पकड़ने की कोशिश करते हुए बोली, माया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं उनके करीब बिल्कुल नहीं जाऊंगी। प्लीज़ माया, इतनी बड़ी सज़ा मुझे मत दो। तुम भी तो एक लड़की हो और तुम जानती हो कि एक लड़की के दर्द को दूसरी लड़की नहीं समझेगी तो भला और कौन समझेगा? वो इंसान नहीं, जल्लाद है, वो मुझे मार डालेगा। तिशा की बात सुन माया अपने बालों को झटकते हुए बड़ी स्टाइल से बोली, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हें ये सब तब सोचना चाहिए था जब तुम मेरे मान के करीब जा रही थी। अब गलती की है तो सजा के लिए भी रेडी रहो। दिशा जल्दी से नाम में सिर हिलाकर बोली, नहीं माया, मैं उनके करीब नहीं गई थी, तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैं तो कभी भी उनसे बात नहीं करने की कोशिश की है, वो तो खुद ही मेरे पास। अभी दिशा इतना ही बोल पाई थी कि तभी माया खींचकर एक तेज थप्पड़ दिशा के गाल पर मारी और चिल्लाकर बोली, खबरदार जो ये बात अपनी जुबान पर लाई, मेरा मान कभी भी तुम्हारे करीब नहीं जाएगा। वो तुम जैसी चीप लड़कियों से हमेशा दूर ही रहता है। वो तो बस थोड़ी सी तुम्हारे प्रति कंसर्न क्या दिखा दिया, तुम तो उसके पीछे ही पड़ गई। तुम जैसी दो कौड़ी की लड़की अपनी औकात देखी है? तुमने जो मान को अपना बनाने के ख्वाब देखने लगी हो, अब तैयार हो जाओ, तुम्हें तुम्हारी सही जगह पहुंचाने का टाइम आ गया है। ये कहते हुए माया तिशा के बालों को कसकर पकड़ी और अपने दूसरे हाथ से उसके जबड़े को कसकर दबाने लगी। तिशा को तो ऐसा लग रहा था कि उसका जबड़ा ही टूट जाएगा। तिशा दर्द से कराहते हुए धीरे से बोली, आह, प्लीज़ माया, छोड़ो मुझे, बहुत तेज पेन हो रहा है। तिशा की बात पर माया एक झटके में तिशा के बालों को छोड़ी और फिर उसके गालों को भी झटक दी, जिससे तिशा फर्श पर मुंह के बल जा गिरी। माया तिशा को घूर कर देखी, फिर अपने बालों को झटक कर सीधे वॉशरूम में चली गई। तिशा बाहर खड़ी, बस माया, माया सुनो तो मेरी बात, बोलती ही रह गई। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और उसके दिल में डर के भाव भरे हुए थे।
वहीं परी भी मान के रूम की तरफ बढ़ी, ये सोच कर कि उसके भाई साहब इस वक्त बहुत परेशान होंगे, तो वो उनके पास जाकर थोड़ी उनसे बात करे। पर तभी परी का मोबाइल बज उठा। वो देखी तो उस पर रुद्र का कॉल आ रहा था। रुद्र का नाम देख परी के होठों पर हल्की सी स्माइल आ गई। फिर परी कॉल पिक करते हुए अपने रूम की तरफ बढ़ गई। रुद्र परी से काफ़ी देर तक बातें करता रहा और फिर परी भी रुद्र से बातें करने में सब कुछ भूल गई। काफ़ी देर तक बातें करने के बाद दोनों ही गहरी नींद में सो गए। यहाँ आज की रात कुछ लोगों की आंखों में नींद का नामो निशान तक नहीं था, और वहीं कोई था जो खुशी के मारे फूले नहीं समा रहा था। अगली सुबह परी के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था जो कि रुद्र उसे देने वाला था। अगली सुबह विंडो से आ रहे सूरज की रोशनी बेड पर सो रही परी के खूबसूरत चेहरे पर पड़ी। परी ने कसमसाते हुए अपनी आंखें खोलते हुए धीरे धीरे उठी। अभी उसके होठों पर हल्की सी स्माइल थी। तभी अचानक उसके मोबाइल पर एक मैसेज का नोटिफिकेशन आया। मैसेज के नोटिफिकेशन को सुनकर परी की नज़र अपने मोबाइल पर गई, जो कि वहीं बेड पर एक साइड रखी हुई थी। परी धीरे से हाथ बढ़ाकर मोबाइल को उठाई। परी मोबाइल पर फ्लैश हो रहे नंबर को देखी तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत मोबाइल ओपन करके मैसेज को रीड किया तो उस पर रुद के मैसेज थे जो कुछ इस तरह थे। गुड मॉर्निंग एंजल, आज मैं दिन भर बहुत बिजी रहूँगा, इसलिए मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊँगा, तो बुरा मत मानना। मेरी क्यूट और प्यारी सी एंजल, एंड आई लव यू सो मच। परी उस मैसेज को पढ़कर पहले तो मुस्कुराई और फिर अजीब सा मुंह बनाकर बोली, अगर आप बिजी रहेंगे तो मैं क्या करूं? मैं कौन सा आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ? बिजी रहो, मेरे पास भी फालतू टाइम नहीं है जो आपको कॉल करूं। इस समय परी झूठ मूठ की नाराजगी दिखा रही थी। परी अब अपने मोबाइल से रूथ के मैसेज का रिप्लाई करने का सोची और फिर वो एक गुस्से वाला इमोजी बनाकर रूथ के मैसेज का रिप्लाई कर दी, जो कि उसको साफ दिखा रही थी। और फिर मोबाइल वहीं बेड पर रखकर धीरे से नीचे उतरी और सीधे वॉशरूम में चली गई। वहीं दूसरी तरफ राजा साहब महल में सारी तैयारी करवा रहे थे। सभी नौकर हाल को चारों तरफ से चमकाए जा रहे थे। जैसे ही निहारिका जी हाल में आई तो वो सभी को इस तरह से काम करते देखकर चौंक गई। उनकी नज़रें वहीं सोफे पर बैठे राजा साहब पर गई, जो कि सभी नौकरों को इंस्ट्रक्शन देते हुए सारे काम करवा रहे थे। निहारिका जी राजा साहब अभेन जी के पास जाकर उनसे बोली, ये सब किस चीज़ की तैयारी हो रही है? राजा साहब निहारिका जी की तरफ देखे और बोले, मैंने कहा तो था कि आज कोई इम्पोर्टेंट गेस्ट आ रहे हैं, तो बस उनके आने की तैयारी हो रही है। निहारिका जी कुछ नहीं बोली और एक बार फिर से उनके मन यही सवाल उठा कि आखिर कौन खास आदमी आ रहा है जिसके लिए राजा साहब ये सब कर रहे हैं। उन्होंने धीरे से राजा साहब से पूछा, आखिर कौन ऐसा खास इंसान आ रहा है जिसके लिए आप इतनी तैयारी करवा रहे हैं? राजा साहब एक नज़र निहारिका जी की तरफ देखे, जो कि उन्हीं की तरफ बड़े ही कंफ्यूज भरी नज़रों से देख रही थी। तभी राजा साहब सामने की तरफ देखते हुए बोले, जो कोई भी हो जल्दी आपको पता चल जाएगा, पर हाँ, आप भी अच्छे से तैयार हो जाइए, आपको भी उनसे मिलना है। राजा साहब की बात सुनकर निहारिका जी अजीब सा मुंह बनाए और फिर बिना कुछ बोले चुपचाप से वहां से सीधे अपने रूम की तरफ चली गई। वहीं वापस से राजा साहब सभी नौकरों को अपने इंस्ट्रक्शन देने लगे। वहीं मान, जो कि हमेशा सुबह जल्दी ही उठ जाता था और रूम से बाहर आ जाता है, वो अभी तक अपने रूम से बाहर नहीं आया था क्योंकि उसकी पूरी रात बालकनी में ही निकल गई थी। रात भर में उसने न जाने कितने सिगरेट के कस लिए थे। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थी और चेहरा कसा हुआ था। जब उसने वॉल क्लॉक की तरफ देखा तो उसमें सुबह के 8 बज रहे थे। मान उठकर वॉशरूम की तरफ चला गया और कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर आया। फिर सिंपल से शर्ट और ट्राउज़र पहनकर अपने रूम से बाहर निकलकर नीचे जाने पर उसे भी सब कुछ देखकर थोड़ा अजीब लगा, पर फिर वो सब कुछ इग्नोर करके महल से बाहर की तरफ जाने लगा। तभी राजा साहब पीछे से मान को आवाज़ लगाते हुए बोले, मान बेटा कहाँ जा रहे हैं? मान राजा साहब की बात सुनकर पीछे मुड़ा और बिना किसी भाव के बोला, बाबा साहब, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा था, कोई बात है तो आप बता दीजिए। जिस पर राजा साहब मान को अपने पास आने का इशारा किए। मान बिना कुछ बोले चुपचाप राजा साहब के पास गया तो राजा साहब एक बार मान की तरफ देखकर बोले, आज बहुत खास लोग आ रहे हैं और तुम्हारा भी यहाँ रहना बहुत ज़रूरी है, इसलिए जो भी काम है उस काम को जल्दी से ख़त्म करके वापस आ जाना। मान कुछ नहीं बोला और बस अपने बाबा साहब की तरफ देखते हुए हाँ में अपने सिर को हिला दिया।
अभी वो अपनी कार की तरफ जा ही रहा था कि तभी माया सामने से आई और झट से मान के गले लग गई। माया के अचानक ऐसे गले लगने से मान की आंखों में गुस्सा उभर आया और एक बार फिर से उसकी आंखें लाल हो गईं। वो अपने हाथों की मुट्ठी बनाए बिना किसी रिएक्शन के खड़ा था। वहीं माया मान के सीने से लगे हुए मुस्कुराकर बोली, ओ मान बेबी, आई एम सो हैप्पी। मैं तो बहुत खुश हूँ कि आंटी ने हम दोनों के रिश्ते की बात मान ली और मुझे पता है तुम भी हमारे रिश्ते से बहुत खुश होगे, है ना मान बेबी। ये सब कहते हुए माया झट से मान के गाल पर किस करने ही वाली थी, पर तभी मान सब समझकर तुरंत माया को खुद से दूर धक्का देते हुए बोला, स्टे अवे फ्रॉम मी, और ये मेरा लास्ट वार्निंग है। नेक्स्ट टाइम मेरे करीब आने से पहले 1000 बार सोचना। ये कहते हुए वो तुरंत ही अपने कार में जाकर बैठ गया और तुरंत वहां से निकल गया। माया जो कि मान के धक्का देने से लड़खड़ा कर नीचे गिर गई थी, वो गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बनाए जिस तरफ मान की कार गई थी उधर देखते हुए बोली, बहुत घमंड है ना तुम्हें। मैं तुम्हारी इस घमंड को तोड़ ना दी तो मेरा नाम भी माया नहीं। मैं इन सब का तुमसे गिन गिन कर बदला लूंगी मानवेंद्र प्रताप सिंह। तुम मेरे होगे और तुम्हें मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। ये सब बोलती हुई माया की आंखों में जुनून और पागलपन साफ दिखाई दे रहे थे। माया गुस्से से अपने पैर को पटकते हुए महल के अंदर चली गई। परी जब सावन लेकर वाशरूम से बाहर आई तो उसे अपने बेड पर एक बड़ा सा थाल दिखा जिसमें बहुत ही खूबसूरत कपड़े रखे हुए थे। उसके साथ ही साथ उससे मैचिंग बहुत ही खूबसूरत ज्वेलरी भी रखी हुई थी। परी ये सब देखकर चौंक गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये यहाँ पर क्यों रखा है। वो जल्दी से बाहर आकर वहां खड़ी एक नौकरानी से पूछी, ये थाल मेरे रूम में किसने रखा है। वो नौकरानी अपने सिर को झुकाकर बड़ी ही रिस्पेक्ट के साथ बोली, राजकुमारी, ये सब राजा साहब ने आपके लिए रखवाया है। उन्होंने कहा है कि आज उनका कोई खास मेहमान आ रहा है, इसलिए सभी को अच्छे से तैयार होना है। परी फिर कुछ नहीं बोली और चुपचाप से अपने रूम में चली गई। फिर वो थाल में रखे उस ड्रेस को उठाई जो कि बहुत ही खूबसूरत सा पिंक कलर का अनारकली सूट था जिसमें गोल्ड की कढ़ाई की गई थी और ज्वेलरी में डायमंड के नेकलेस थे। परी सबसे पहले उस ड्रेस को पहनी और फिर ज्वेलरी को पहनकर तैयार हो गई। उसने बाल को भी अच्छे से सेट कर ली। अब तक सुबह के 10 बज चुके थे। परी तैयार होकर नीचे आ रही थी कि उसी समय महल के सामने एक साथ कई गाड़ियां आकर रुकी। गाड़ियों की आवाज़ सभी के कानों में पड़ी जिससे सभी एक एक करके रूम से बाहर आ गए। सभी लोग हॉल की तरफ बढ़ गए। पहले आगे और पीछे खड़ी कारों में से गार्ड्स निकलकर बाहर आए। वो सभी एक लाइन से खड़े हो गए। तभी बीच में खड़ी एक बड़ी सी रोल्स रॉयस कार में से ड्राइवर बाहर निकला और बैक सीट का डोर ओपन किया। डोर ओपन करते ही उसमें से कुछ लोग बाहर निकले और वो लोग एक नज़र सामने उस खूबसूरत महल की तरफ देखे और उस महल की तरफ बढ़ गए। महल के डोर पर ही राजा साहब खड़े थे। वहीं उनके साथ निहारिका जी भी थी और कुछ नौकर उनके स्वागत के लिए इकट्ठा थे। राजा साहब ने बड़े ही खुश होकर उन लोगों का वेलकम किया। वो सभी लोग मुस्कुराते हुए हाल में आए। जैसे ही हाल में खड़ी परी, तेजस्विनी, माया और बाकी नौकरों की नज़र उन लोगों पर गई तो सभी बस देखते ही रह गए। सामने से आ रहे हैंडसम मैन को देखकर परी हैरान रह गई और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। परी तो हैरानी से आंखें फाड़े बस एक टक सामने की तरफ देख रही थी। उसे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो अभी जो देख रही है क्या वो सच है या फिर उसकी आंखों का धोखा। उसका मुंह तो हैरानी से खुला हुआ था। एक पल के लिए तो जैसे परी बिल्कुल सुन्न सी हो गई थी। वहीं तेजस्विनी की भी नजरें परी पर गईं। एक बार वो परी की तरफ देखती तो कभी सामने खड़े इंसान की तरफ। वहीं सामने खड़ा इंसान होठों पर तिरछी मुस्कान लिए परी को ही देख रहा था। अभी सामने खड़ा इंसान कोई और नहीं, रुद्र था, जो कि यहाँ अपने दादाजी दादी जी के साथ आया था। परी को तो यही लग रहा था कि रुद्र ने तो आज सुबह उसे मैसेज करके कहा था कि आज वो बहुत बिजी रहने वाला है, इसलिए वो मुझे कॉल नहीं कर पाएगा। तो उसके बिजी होने का मतलब ये था। परी अपने मन ही मन में ये सोच रही थी। वहीं रुद्र मुस्कुराते हुए बड़े ही स्टाइल से अपने एक हाथ को अपने पैंट के पॉकेट में डाले परी को गौर से देख रहा था। इस वक्त परी बला की खूबसूरत लग रही थी और रुद्र तो बस अपने आंखों से ही उसका दीदार किए जा रहा था। वहीं कोई और भी था जो रुद्र को देखकर बिल्कुल हैरान थी। वो कोई और नहीं, माया थी। माया को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि रुद्र सिंह राठौर अभी यहाँ उसके सामने खड़ा है। वर्ल्ड नंबर 1 बिजनेसमैन, अंडरवर्ल्ड में भी उसका नाम जाना माना है। वो इंसान अभी यहाँ उसके आंखों के सामने खड़ा है। माया के तो जैसे खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो अपने मन ही मन खुश होकर बोली, वाह रुद्र सिंह राठौर यहाँ आए हैं,
ओह माय गॉड, लगता है उन्हें पता चल गया है कि मैं यहाँ आई हूँ, इस कारण वो यहाँ आ गए हैं। हाँ, यही होगा। मिस्टर राठौर, मेरे लिए ही यहाँ आए हो। आखिर मैं भी कोई मामूली तो हूँ ही नहीं, एक अच्छी खासी बड़ी मॉडल हूँ और मेरा भी काफ़ी नाम है। ये बोलती हुई माया मन ही मन खुद पर घमंड कर रही थी और बड़ी ही इतराते हुए वहाँ खड़ी हो गई थी। वो इस तरह आवाज़ के साथ रूथ को गौर से देख रही थी। रूथ की हैंडसम पर्सनालिटी माया को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे। माया एक नज़र कभी रूथ को देखती तो कभी वहाँ साथ में खड़े मान को। वो उन दोनों को देखते हुए अपने मन ही मन में बोली, वैसे मान भी बुरा नहीं है, पर रूथ उसकी तो बात ही कुछ और है। मुझे तो अब यही चाहिए, वो भी हर हाल में। ये कहते कहते माया मन ही मन आहें भरने लगी और रूथ के साथ हसीन सपने देखने लगती है। तभी राजा साहब की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। राजा साहब रूथ के दादाजी और दादी जी को बैठने के लिए बोले और फिर मुस्कुराते हुए पूछने लगे, आप लोगों को यहाँ आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? जिस पर रूथ के दादाजी मुस्कुराकर बोले, नहीं बिल्कुल भी नहीं, बल्कि हमें तो ये लगा कि ये रास्ता कब कटेगा और कब हम अपनी बहू से मिल पाएंगे। ये बोलते हुए दादाजी वहीं खड़ी परी की तरफ प्यार से देखे। परी भी हल्का मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी। फिर दादाजी और दादी जी के पैर छूने लगी। वो दोनों परी के सिर पर अपने हाथ रख प्यार से आशीर्वाद दिए। ये सब देख माया तो पूरी जलकर भून गई। वो मनी मन बोली, ओफो, ये दो कौड़ी की लड़की परी, ये कैसे इन लोगों को जानती है? इसकी हिम्मत भी कैसे हुई इन लोगों के पास जाने की? बहन जी, खुद को नहीं देखी और उस बड़े घर की बहू बनने के सपने देख रही हैं। वहीं परी भी मुस्कुराते हुए दादा दादी के पास बैठकर उनसे बातें करने लगी। पर रूथ तो बस परी को ही अपनी तीसरी निगाहों से निहार रहा था, जिसे परी भी समझ रही थी, पर वो कोई रिएक्ट नहीं करती है। तभी तेजस्विनी भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर बोली, अरे जीजू कैसे हैं आप? रूथ मुस्कुराकर तेजस्विनी से बोला, मैं तो बढ़िया हूँ, आप बताओ सारी साहिबा, आप कैसी हो? तेजस्विनी भी हंसते हुए बोली, मैं भी अच्छी हूँ, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप अच्छे नहीं हैं? तेजस्विनी की बात पर रूथ कंफ्यूज भरी नज़रों से उसकी तरफ देखने लगा। तभी तेजस्विनी आगे बोली, वो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप मेरी दी के बिना 2 दिन भी नहीं रह पाए और जल्दी से शादी की डेट फिक्स करने के लिए आ गए। ये सुनते ही सभी लोग जो वहां मौजूद थे सभी हंसने लगे। वहीं खड़ी माया थी जो गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बनाए जल भून रही थी। तभी माया मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी। निहारिका जी, जो कि वहीं सबके साथ बैठकर सबसे बातें कर रही थी, वो माया की तरफ देखकर बोली, अरे माया बेटा, आओ ना बैठो तुम भी यहाँ। फिर वो रूथ के दादा दादी जी की तरफ देखकर बोली, ये माया है, मेरी फ्रेंड की बेटी, कल ही लंदन से आई है, बहुत अच्छी मॉडल है ये, आपने काफ़ी नाम सुना होगा। रूथ के दादा दादी जी एक नज़र में माया की तरफ देखे और बस हल्की मुस्कान मुस्कुरा दिए। वहीं माया खुद को अच्छा दिखाने के लिए आगे बढ़कर दादा दादी जी को नमस्ते करने लगी। दादा दादी जी बस सिर हिला दिए, जैसे मानो उन्हें माया में कोई इंटरेस्ट ही ना हो। वहीं निहारिका जी भी दादा दादी जी के रिएक्शन को समझ गई थी, तो माया को वहीं पास में बैठने के लिए कह दी। माया को भी अभी रूथ के दादा दादी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर अभी वो खुद को कंट्रोल किए बैठी हुई थी। कुछ देर बाद बहुत से नौकर आते हैं और वहाँ पर बहुत सारी नाश्ता लाकर सर्व करने लगते हैं। दादाजी अविंदर जी की तरफ देखकर बोले, अब और नहीं अभय बेटा, अब जल्दी से शादी की डेट फिक्स कर दो। तभी अवेन जी मुस्कुराकर बोले, बस रुक जाइए अंकल, मैंने पंडित जी को बुलाया है, वो आते ही होंगे। उसी समय एक पंडित जी वहाँ पर आ गए। उन्हें बड़े ही सम्मान के साथ अंदर लाया जाता है और वो वहीं सबके सामने बैठकर शादी की डेट फिक्स करने लगते हैं। पंडित जी परी और रुत की कुंडलियों को देखकर मुस्कुराने लगे। उनको इस तरह से मुस्कुराते देख अभय जी बोले, क्या बात है पंडित जी, आप इस तरह मुस्कुरा क्यों रहे हैं? तभी पंडित जी मुस्कुराते हुए बोले, बहुत ही अच्छी जोड़ी है दोनों बच्चों की, इनकी जोड़ी बिल्कुल राम और सीता की जैसी जोड़ी है। ऐसी जोड़ी लाखों वर्षों में एक बार ही बनते हैं। ये सुनकर सभी के होठों पर मुस्कान आ गए। दादी जी भी मुस्कुराकर बोली, मुझे तो पहले से ही पता था कि मेरे दोनों बच्चे एक दूसरे के लिए ही बने हैं। बस अब जल्दी से शादी के कुछ दिन बाद बता दीजिए, ताकि मेरी बहू वापस से अपने घर आ जाए और हमें जल्दी से एक बार पोता दे दे। ये सुनते ही परी तो शर्म के मारे पूरी लाल हो गई और वो शर्म से अपना चेहरा नीचे झुका ली। वहीं बाकी सब भी मुस्कुरा कर परी की तरफ देखने लगे। पंडित जी भी अपने पत्राचार में देखते हुए उनकी शादी के दिन की गणना करने लगे। तभी दादाजी रुद की तरफ देखकर बोले, रुद बेटा, तुम ऐसे यहाँ बैठे क्यों हो? यहाँ बड़ों के बीच बातें हो रही है, तो तुम तब तक जो बहू के साथ जाकर महल घूम लो।
रूथ तो जैसे मानो खुशी के मारे उछलने लगा। बस खुशी के मारे उछलते हुए अपने मन ही मन में बोला, वाह क्या बात है दादाजी, आप तो ग्रेट हो। ये कहते हुए भी अपने होठों पर बड़ी स्माइल लिए सोफा पर से उठा। फिर राजा साहब भी परी को रूथ के साथ जाकर महल दिखाने के लिए बोली। परी भी बिना कुछ बोले चुपचाप उठ गई। परी रूथ के साथ आगे बढ़ गई। दोनों को इस तरह साथ में जाते देख तो माया के तो कलेजे पर जैसे मानो सांप लौट गया हो। वहीं परी जल्दी जल्दी आगे बढ़ती हुई जा रही थी। तभी रूथ झटके से परी का हाथ पकड़ा और उसे एक कॉर्नर में ले जाकर दीवार के पास खड़ा करके उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, क्या बात है एंजल, मुझसे इतनी नाराजगी किस लिए? परी अपने आप को छुड़ाने लगी। तभी रूथ बिना कुछ परमिशन के परी के होठों पर अपने होठ रख दिए। रूथ के ऐसा करते ही परी की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। अब कहानी में आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट दे करके इसी तरह हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। थैंक यू।